नमस्कार, टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नई दिल्ली में रविवार को बीजेपी सांसदों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में पीएम मोदी ने भी हिस्सा लिया। कार्यशाला के दौरान पीएम मोदी ने जीएसटी सुधारों की जमकर प्रशंसा की। इसके बाद बीजेपी देश भर में जीएसटी सुधारों से होने वाले फायदे को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी ने इस कार्यशाला के दौरान बीजेपी सांसदों को कई निर्देश दिए कि वे क्या करें और क्या न करें, और उनसे सोचने, नया करने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि सरकारी योजनाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। हमीरपुर जिले के सरीला क्षेत्र के राम जानकी मंदिर में प्रेमी के साथ साथ फेरे लेने वाली महिला का रिश्ता 24 घंटे भी नहीं टिका। महिला का पति अपने 4 बच्चों के साथ सरीला चौकी पहुंच गया, जहां बच्चों को रोते बिलखते देख महिला की ममता जाग गई और वह अपने पति और बच्चों के साथ घर लौट गई। 24 घंटे तक चली इस अनोखी शादी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लगी रही। मिर्जापुर जिले के एक गाँव की महिला की शादी 20 वर्ष पहले हुई थी। महिला की मुलाकात हमीरपुर के एक गाँव निवासी युवक से हुई। दोनों 1 सितंबर को वहां से भाग गए। जब पति शाम को ड्यूटी से घर आया तो बच्चों ने रोते रोते बताया कि मां कहीं चली गई है। इसके बाद वह पत्नी के प्रेमी के गांव पहुंचा, जहां उसके साथ 4 मासूम बच्चे भी थे। पुलिस ने महिला को थाने में बुलाया और समझाया। बच्चों को रोता देख महिला अपने पति और बच्चों के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। लिखित समझौते के बाद महिला अपने पति के साथ चली गई। 24 घंटे का प्रेम विवाह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जगरूपपुर में कूड़े के विवाद में हुए हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर शहर के सिंधिया तिराहा के निकट से लोगों की गिरफ्तारी की गई। उनके कब्जे से एक लाइसेंसी पिस्टल और एक लाइसेंसी रिपीटर हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस दोनों को कोतवाली ले आई। दोनों ने कूड़े के विवाद में हत्या करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने यह दावा किया है कि पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए हत्यारोपी पिता पुत्र को जेल भेज दिया गया है। एसपी सिटी अरुण कुमार ने रविवार को हत्यारोपियों की गिरफ्तारी का खुलासा किया। जानकारी दी कि 6 सितंबर को ग्राम जगरूपपुर निवासी योगेंद्र सिंह और उसके भतीजे विनय पर फायरिंग कर दी गई थी। फायरिंग के दौरान योगेंद्र की गोली लगने से मौत हो गई। विनय गंभीर रूप से घायल हो गया। योगेंद्र की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने भूदेव पुत्र बीरबल, अवनीश जीतू पुत्रगढ़ भूदेव, बॉबी पुत्र इंद्रसेन, सागर पुत्र अष्टसेन सभी निवासीगढ़ जगरूपपुर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। रविवार को सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में कोतवाली प्रभारी फतेह बहादुर सिंह ने एसओजी प्रभारी जितेंद्र सिंह चंदेल की टीम के साथ सिंधिया तिराहा पर घेराबंदी की और हत्यारोपी भूदेव व उसके शिक्षक पुत्र अवनीश को गिरफ्तार किया गया। कवयित्री डॉक्टर पूर्णिमा पांडे की बाल कविता संग्रह बाल वाटिका का शानदार विमोचन हुआ। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना हुई। उसके बाद पूर्णिमा पांडे ने सबका अभिनंदन अंगवस्त्र देकर किया। अध्यक्षता रवि कुमार मिश्रा जी ने की। मुख्य अतिथि डॉक्टर इम्तियाज अहमद गाजी और विशिष्ट अतिथि मनीष त्रिपाठी, प्राचार्य जया मोहन, मधु शुक्ला रहे। बाल वाटिका पुस्तक के विमोचन के बाद डॉक्टर पूर्णिमा पांडे ने अपनी कविताओं का पाठ किया। डॉक्टर पूर्णिमा पांडे की यह तीसरी किताब है। डॉक्टर पूर्णिमा पांडे ने यह किताब अपनी पौत्री अन्वेषा पांडे को भेंट की है। अनन्या ने पूर्णिमा पांडे की बाल वाटिका से बहुत सुंदर कविता वाचन की। संचालन लोकरंजन प्रकाशन के रंजन पांडे ने शानदार ढंग से किया। धन्यवाद ज्ञापन राकेश पांडे ने किया। श्रावस्ती में राप्ती नदी का कटान लगातार कहर बरपा रहा है। कौना तहसील क्षेत्र के ग्राम पुरुषोत्तमपुर की तकरीबन 70% खेती योग्य जमीन नदी में समा चुकी है। हालात ऐसे हैं कि अब गांव का अस्तित्व ही खतरे में दिखाई दे रहा है। ग्राम पुरुषोत्तमपुर के लोग आज अपनी जमीन और अपने भविष्य दोनों को राप्ती नदी की तेज धार में डूबते हुए देख रहे हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ते कटान से ग्रामीण परेशान है। खेती चौपट हो चुकी है और मकानों पर भी संकट गहराने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही बांध निर्माण और ठोकर का काम शुरू नहीं किया गया तो पूरा गांव कटान की चपेट में आ जाएगा। गांव के लोगों की नजरों में अब सिर्फ प्रशासन की आखिरी उम्मीद है। देखना होगा कि कब तक उनकी ये उम्मीद हकीकत बनती है।
यूपी के कौशाम्बी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बाइक सवार पर शव ले जाते हुए 2 लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना न केवल हृदय विदारक है, बल्कि समाज और व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती है। कड़ाधाम थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर जीता गांव की रखने वाली बुधरानी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन मायके पक्ष ने इसे हत्या का मामला बताते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया। आरोप है कि पुलिस ने रात में ही शव का अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाया, लेकिन कोई वाहन अंतिम संस्कार के लिए शव ले जाने के लिए उपलब्ध नहीं हो सका। मजबूरी में परिजन रात करीब 7 बजे शव को बाइक पर रख शमशान घाट ले जा रहे थे। रास्ते में किसी राहगीर ने इस मार्मिक दृश्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 2 लोग एक बाइक पर शव को ले जा रहे हैं। शव को बाइक पर इस तरह रखा गया है कि देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे गरीबी और मजबूरी का परिणाम बता रहे हैं, तो कुछ लोग स्वास्थ्य और परिवहन व्यवस्था की विफलता पर सवाल उठा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला का पति छांगूलाल और बेटा धर्मेंद्र गाजियाबाद में प्राइवेट नौकरी करते हैं। घटना के समय परिजनों को शव वाहन की सुविधा न मिलने के कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। यह घटना एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाओं की कमी को उजागर करती है। सेवा पखवाड़ा अभियान की रूपरेखा तैयार है। जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत जिला कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हरिचंद्र रावत ने की। उन्होंने बताया कि यह कार्यशाला प्रदेश स्तर पर आयोजित कार्यशाला के बाद जिले में की गई है और आगामी समय से इसे मंडल स्तर पर भी आयोजित किया जाएगा। सेवा पखवाड़े के दौरान विभिन्न जनसेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें विशेष रूप से रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, एक पेड़ मां के नाम, वृक्षारोपण कार्यक्रम और अन्य समाज उपयोगी गतिविधियां शामिल होंगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी आम जनता से सीधे जुड़ाव स्थापित करना चाहती है और सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का उद्देश्य रखती है। रावत ने यह भी जानकारी दी कि 29 सितंबर से सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही मंडल कार्यशालाओं में जिले के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। हर मंडल में 1 संयोजक और 2 संयोजकों की नियुक्ति की जाएगी, जो कार्यक्रमों के संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस अवसर पर रामकिशोर साहू ने कहा कि देश की सेवा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत सभी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य सेवा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। मैनपुरी जनपद के नगर पंचायत वेवर के तत्वावधान में 12वां मेधावी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें 750 से अधिक छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक रामनरेश अग्निहोत्री द्वारा शील्ड व मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष सरिताकांत भाटिया व सुनीति भाटिया ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं विधायक रामनरेश अग्निहोत्री ने अंतर्राष्ट्रीय तैराक श्यामलाल शर्मा को शील्ड और प्रमाण पत्र देकर उनको सम्मानित किया। बीजेपी विधायक रामनरेश अग्निहोत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने देश में विकास करने का काम किया है, पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। बेवर में भी चेयरमैन सरिताकांत भाटिया ने भी काफी विकास कार्य करवाए हैं और हमारी एक इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है। बेवर के अंदर एक शमशान घाट होना चाहिए, जगह देखी जा रही है। चेयरमैन जगह की तलाश कर रहे हैं। मैंने एसडीएम को भी कई बार बोला है, वो भी जगह की तलाश कर रहे हैं। जगह की तलाश करके पैसे का इंतजाम मैं करूंगा, जिससे बेवर में एक शमशान घाट बन सके। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले हमारा पाकिस्तान से 3 दिन का युद्ध हुआ था। हमारी सेनाओं के पराक्रम को पूरे दुनिया ने देखा था और हमारे सैनिकों ने 3 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को घुटने टिकाने का काम किया था।
पिछले दिनों शारदा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण ट्रांस शारदा क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच गया। इन गांवों से बाढ़ का पानी कम होने के बावजूद भी निचली जगहों पर जल भराव हो गया है, जिससे संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बना है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा ट्रांस शारदा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित गाँव में लगातार मेडिकल कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। पीलीभीत जनपद की पूरनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार के निर्देश पर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भरतपुर की चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव की अगुवाई में पिछले कई दिनों से बाढ़ग्रस्त गांवों में लगातार मेडिकल कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भरतपुर की चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव के नेतृत्व में शनिवार को बाढ़ग्रस्त गांव शास्त्री नगर तथा हजारा गांव में मेडिकल कैंपों का आयोजन किया गया था। इस आयोजित शिविरों में काफी संख्या में पहुंचे मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर उनकी बीमारियों से संबंधित निःशुल्क दवाइयां दी गई। इस दौरान काफी संख्या में मरीज पहुंचे, जिनमें से अधिकांश मरीज बुखार, पेट दर्द, त्वचा रोग, खांसी, जुकाम के साथ साथ दस्त जैसी मौसमी बीमारियों से ग्रस्त पाए गए। जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे मरीजों को दवाइयां देने के साथ साथ मरीजों को बरसात व बाढ़ जनित बीमारियों के बचाव के लिए आवश्यक उपाय भी बताए। पीलीभीत जनपद के खमरिया पोला और कानपुर गांव में आयोजित किए गए प्राचीन सिद्ध बाबा मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। सिद्ध बाबा मेले में मौजूद लोगों को गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के द्वारा संबोधित किया गया। अपने संबोधन में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के द्वारा कहा गया कि भाजपा सरकार में योगी जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार में विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। समाजवादी पीडीए की सरकार में इस तरह के मेलों पर रोक लगा दी गई थी। समाजवादी पार्टी सरकार केवल 20% लोगों की चिंता करती है और 80% लोग भाजपा के साथ हैं। 2027 में हम लोग 2017 का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। मंत्री संजय सिंह गंगवार के द्वारा मेले के दंगल में आए पहलवानों की कुश्ती का आनंद लिया। प्रधान प्रतिनिधि रक्षपाल गंगवार के द्वारा बताया गया है कि प्राचीन सिद्ध बाबा मेला अगले 6 दिन तक लगेगा। इस दौरान राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के अलावा ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह गंगवार, मेला अध्यक्ष छेदालाल, ग्राम प्रधान आदि लोग मौजूद रहे। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ के पानी में 2 दोस्तों को मोबाइल से रील बनाना जानलेवा साबित हो गया। अचानक पैर फिसलने से एक दोस्त डूब गया, जिसे बचाने के चक्कर में दोनों दोस्त डूब गए। हालांकि इस दौरान 3 अन्य युवक तैरकर बाहर आ गए। मौके पर पुलिस और पीएससी के लोग शवों की तलाश में जुटे हैं। शाहजहांपुर में भीषण बाढ़ के चलते सड़क पर पानी भरा था और दोनों दोस्त 3 अन्य साथियों के साथ वहां रील बना रहे थे। घटना थाना तिलहर क्षेत्र के राई खुर्द गांव के पास रिंग रोड की है। बताया जा रहा है कि पासी के गांव के रहने वाले कमल और रिंकू आपस में पहले पक्के दोस्त थे। गांव के ही 3 अन्य युवकों के साथ बाढ़ के पानी की रील बनाने के लिए आए थे। सड़क पर लगभग 1.5 फीट पानी भरा हुआ था। सड़क के किनारे 8 से 10 फीट पानी भरा हुआ था। दोनों दोस्त सड़क से उतरकर गहरे पानी में सेल्फी लेने लगे और रील बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान रिंकू अचानक गहरे गड्ढे में डूबने लगा। उसे बचाने के चक्कर में कमल भी डूब गया। देखते ही देखते दोनों दोस्त गहरे पानी में चले गए। इस दौरान वहां पर मौजूद 3 और साथी तैरकर किसी तरह बाहर आ गए। दोनों दोस्तों के डूबने की सूचना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद पुलिस और पीएससी के जवान मौके पर पहुंचे हैं और दोनों दोस्तों की तलाश जारी है। हालांकि डूबने से पहले उनकी रील का आखिरी वीडियो भी सामने आया है, जिसे वह सड़क में तैरकर अपना वीडियो बना रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच गाजा पट्टी में जारी जंग अब तक खत्म नहीं हो पाई है। करीब 2 साल से जारी इस जंग में हजारों लोग मारे गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले शुरू हुए। इस जंग में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इस पूरी जंग के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को हमास को चेतावनी जारी की है और इजरायली बंधकों को रिहा करने को कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे हमास के लिए अपनी आखिरी चेतावनी कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ट्रुथ सोशल पर किए गए पोस्ट में कहा कि हर कोई चाहता है कि बंधक घर लौटे, हर कोई चाहता है कि ये युद्ध समाप्त हो। इजरायलियों ने मेरी शर्तें मान ली हैं, अब हमास के लिए भी स्वीकार करने का समय आ गया है। मैंने हमास को स्वीकार न करने के परिणामों के बारे में चेतावनी दी है। यह मेरी आखिरी चेतावनी है, अब ऐसी कोई चेतावनी नहीं होगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल में घुसकर
1000 से ज्यादा लोगों का नरसंहार किया था, जिसकी आलोचना पूरी दुनिया ने की थी। इसके बाद इजराइल ने भी गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ अभियान चलाया। हमास के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक 63,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि 16,914 लोग घायल हुए हैं। दरअसल हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था, तब उसके लड़ाकों ने इजराइल के और वहां के मौजूद विभिन्न देशों के सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया और अपने साथ गाजा ले गए। इनमें से कई नागरिक वापस आ चुके हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल का मानना है कि 48 बंधक हैं और भी हैं, इनमें से 20 जीवित हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी कई बार बंधकों को लेकर हमास को चेतावनी दी है। हालांकि अब उन्होंने इसे अपनी आखिरी चेतावनी कहा है। दुबई में एक 23 वर्षीय ब्रिटिश छात्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस लड़की का नाम मिया ओब्रायन है और वह इस समय शहर की केंद्रीय जेल में बंद है। छात्रा की मां डेनियल मैककेना का कहना है कि वो बहुत दुखी है और उन्होंने बीते साल अक्टूबर से अपनी बेटी को नहीं देखा है। छात्रा की मां ने बताया कि मिया को एक ऐसी लड़की बताया गया जो एक गोफंडमी धन उगाने वाले अभियान में गलत लोगों के साथ जुड़ गई थी, जिसे बाद में हटा दिया गया। गोफंडमी के एक प्रवक्ता ने द सन को बताया कि धन उगाने वाले अभियान को हमारी सेवा की शर्तों के निषिद्ध आचरण खंड की धारा 9 का उल्लंघन करने के कारण हटा दिया गया था। उन्होंने बताया कि धारा 9 कुछ कथित अपराधों के कानूनी बचाव के लिए गोफंडमी पर धन जुटाने पर रोक लगाती है। मिया की मां ने हटाए जा चुके गोफंडमी पेज पर लिखा, मिया को दुबई में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और अब वह केंद्रीय कारागार में है। जैसा कि आप सभी शायद कल्पना कर सकते हैं कि उसकी मां होने के नाते मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। मैंने पिछले अक्टूबर से अपनी बेटी को नहीं देखा है। मिया केवल 23 साल की है और उसने अपने जीवन में कभी कोई बुरा काम नहीं किया है। यह एक छोटी लड़की है जो कानून की पढ़ाई करने के लिए विश्वविद्यालय गई थी और दुर्भाग्य से एक गलत तथा कथित दोस्तों के साथ उलझ गई और एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण गलती कर बैठी और अब उसकी कीमत चुका रही है। संयुक्त अरब अमीरात में आजीवन कारावास का मतलब 15 से 25 साल तक की जेल हो सकती है। द सन की एक रिपोर्ट के अनुसार अपने सख्त कानूनों के लिए जाने जाने वाला यह देश आमतौर पर नशीले पदार्थों की तस्करी और कब्जा, हत्या या हत्या के प्रयास, मानव तस्करी और आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों के लिए आजीवन कारावास की सजा देता है। मिया के परिवार ने उसके अपराध का खुलासा नहीं किया, बस इसे एक बेवकूफ़ी भरी गलती बताया। द मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालय की इसी छात्रा को अक्टूबर में 50 ग्राम क्लास ए ड्रग के साथ पकड़ा गया था। इस ड्रग की कीमत लगभग 2500 पाउंड आंकी गई थी। रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा संरचनाओं पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को व्हाइट हाउस में प्रेस मीट के दौरान घोषणा कर दी और उसमें कहा कि यह यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर सेकेंडरी सेक्शन लगाने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कठोर रुख अपनाते हुए कहा, ये प्रतिबंध तब तक लागू रह सकते हैं जब तक रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम और शांति समझौता नहीं हो जाता। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, रूस इस समय यूक्रेन को युद्ध के मैदान में बुरी तरह कुचल रहा है। मैं बड़े पैमाने पर बैंकिंग प्रतिबंध, अन्य प्रतिबंध और टैरिफ पर विचार कर रहा हूं। जब तक कि युद्ध विराम और अंतिम शांति समझौता नहीं हो जाता, रूस और यूक्रेन अभी टेबल पर आए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस पर सेकेंडरी सेक्शन लगाने की घोषणा वैश्विक कूटनीति में तनाव बढ़ा सकती है। पहले से ही तनाव चरम पर है और ऐसे में ट्रंप के इस कदम से वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर भी असर पड़ सकता है। ट्रंप ने इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की थी और उन पर शांति समझौते के लिए दबाव डाला था। जेलेंस्की से बात करते समय अलास्का में उन्होंने पुतिन से भी बात की थी, लेकिन दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात करने के बाद भी हमले जारी हैं। ऐसे में ट्रंप का ताजा बयान रूस पर दबाव बढ़ाने की रणनीति हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि रूस और उससे तेल खरीदने वाले देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, उस पर अधिक आर्थिक प्रतिबंध और सेकेंडरी टैरिफ लगाने से मॉस्को की अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। इस तरह की कार्रवाई से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भारत और इजरायल के
आर्थिक और वित्तीय संबंधों को मजबूत करना है। इसके साथ ही एक संभावित मुक्त व्यापार समझौते की नींव भी इस दौरान रखी जा सकती है, जो दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग को नई दिशा देगा। अपने दौरे के दौरान स्मोट्रिच भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे मुंबई और गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी का भी दौरा करेंगे। इस यात्रा का मकसद भारत के साथ इजरायल के आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करना है। बोको हराम के आतंकवादियों ने उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के गांव में देर रात हमला कर दिया। इस हमले में दर्जनों लोगों की हत्या हो गई। यह गांव हाल ही में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए बंद शिविर से लौटे निवासियों का घर था। गांव के ही रहने वाले मोहम्मद बाबा गाना ने बताया कि बामा स्थानीय सरकारी क्षेत्र के दारुल जमाल पर शुक्रवार देर रात हुआ हमला। इस हमले में कम से कम 60 लोग मारे गए। बोर्नो राज्य के गवर्नर बाबा गाना जुलुम ने शनिवार देर शाम हमलाग्रस्त इलाके के दौरान किया। जुलुम ने कहा कि हमें लोगों से सहानुभूति है और हमने उनसे अपने घरों को न छोड़ने की अपील की है, क्योंकि हमने सुरक्षा बढ़ाने और उनके लिए भोजन और अन्य जीवन रक्षक वस्तुएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। बामा की स्थानीय सरकार के अध्यक्ष मोडू गुज्जा ने कहा कि 1 दर्जन से ज्यादा घर जला दिए गए और 100 से ज्यादा लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए। वहीं इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी स्टडीज में बोको हराम पर विशेषज्ञता रखने वाले एक शोधकर्ता ताइवो अदेबाओ ने दारुल जमाल के स्थानीय निवासियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि शुक्रवार रात की हत्याएं बोको हराम के एक गुट ने की, जिसे जमातु एलिस सुन्ना लिद्यावती वाल जिहाद के नाम से जाना जाता है। नेपाल सरकार ने उन सभी सोशल मीडिया को बैन कर दिया है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई 7 दिन की समय सीमा का पालन नहीं किया। इसके लिए सरकार ने नेपाल टेलीकॉम को इन प्लेटफॉर्म्स को डीएक्टिवेट करने के लिए पत्र भेजा था। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर आज जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में जेनजी लड़के और लड़कियां सड़कों पर उतर आए और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसके मद्देनजर काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। काठमांडू के विभिन्न शहरों में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ जेनजी रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है। इस दौरान प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। देश की नई युवा पीढ़ी के द्वारा सरकार के द्वारा सोशल मीडिया बैन किए जाने से लेकर भ्रष्टाचार तक के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में हजारों युवा सड़कों पर यात्रा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान सरकार ने घंटों तक फोन और इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी थीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।